गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और मैं प्राध्यापक पुरुषोत्तम सुर्वे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सुर्वे सर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ब्रेविस लैटिसेस देखी थी, बराबर है। तो 14 ब्रेविस लैटिसेस हमने देखे एंड 7 क्रिस्टल सिस्टम्स देखे हैं। क्या मतलब होता है भाई इसका? तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो सिर्फ 7 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप में पैक होते हैं, और 7 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप में पैक होते होते वो अरेंजमेंट कितनी प्रकार की दिखाते हैं? 14 डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट दिखाते हैं। और उन 14 डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 7 क्रिस्टल सिस्टम आर कॉल्ड एज ब्रेविस लैटिसेस। तो उसमें हमने देखा कि क्यूबिक सिस्टम ओनली वन सिस्टम है जिसमें 3 ब्रेविस लैटिसेस है, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक अकेली है जिसमें 4 ब्रेविस लैटिसेस है, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर। ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल, ये 3 यूनिट सेल है जिसमें सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, वो यानी प्रिमिटिव सिंपल। सिंपल रोम्बोहेड्रल, सिंपल ट्राइक्लिनिक एंड सिंपल हेक्सागोनल, एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो सिंपल विंपल बोलने की जरूरत नहीं, सीधा नाम ही लेंगे हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक एंड रोम्बोहेड्रल। दो अरेंजमेंट 2 यूनिट सेल में पॉसिबल है, और 2 यूनिट सेल कौन सी है? टेट्रागोनल एंड मोनोक्लिनिक। टेट्रागोनल में कौन से 2 ब्रेविस लैटिसेस है? सिंपल एंड बॉडी सेंटर। मोनोक्लिनिक में कौन से 2 ब्रेविस लैटिसेस है? सिंपल एंड एंड सेंटर। तो इस तरह से आपको ब्रेविस लैटिसेस याद रखना पड़ेगा, बराबर है। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, देयर एज लेंथ, एंगल्स एंड एग्जांपल। तो ऑलरेडी हमने यूनिट सेल के टाइप्स देखे, इंटरफेसियल एंगल की वैल्यू भी देखी है एंड लेंथ भी देखी है। सिर्फ हमें यहाँ पे ज्यादा गौर करना पड़ेगा किस पर? एग्जाम्पल पर। तो देखो, सबसे पहली सिस्टम है क्यूबिक सिस्टम, और इस क्यूबिक सिस्टम में सबसे पहले हमने लिया है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक सिस्टम। अब एज लेंथ और ये एंगल तो आपको पता ही है। इसका एग्जांपल कौन है? पोलोनियम। इसका एग्जांपल कौन है? पोलोनियम। जनरली सिंपल क्यूबिक सिस्टम में कौन पैक होगा? जो बिगर इन साइज है। देखो, सॉलिड स्टेट स्टडी करते वक्त हम कांस्टेंट पार्टिकल को, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, आयन हो या एटम हो, उसे स्फेरिकल इन शेप समझते हैं, बराबर है। उसकी ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पे वो कोई कंसेप्ट हम अप्लाई नहीं करते। हम ईच एंड एवरी कांस्टेंट पार्टिकल को, चाहे वो आयन हो, एटम हो या मॉलिक्यूल हो, उसे क्या समझते हैं? स्फेरिकल इन शेप। अब जितना बड़ा एटम रहेगा उतना ही उसकी लूज पैकिंग रहेगी, उसके बीच में एम्प्टी स्पेस ज्यादा रहेगी, बराबर है। तो बिगर जो एटम है वो लूजली पैक होंगे, और लूजली पैक होंगे मतलब किस में पैक होंगे? सिंपल क्यूबिक टाइप में पैक होंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखो, जो आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है वो किसका है? पोलोनियम का। अब एक किताब में दिए हुए एग्जांपल है, तो आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि बच्चों ने कम से कम इतने तो भी एग्जांपल याद करने चाहिए। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जांपल कौन सा है? पोलोनियम। और जो भी बिगर मेटल्स हैं, पीरियोडिक टेबल में आप जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड, लोअर लेफ्ट हैंड साइड में आपको बिगर मेटल्स देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो कौन से मैनर में पैक होते हैं? पोलोनियम। लेफ्ट हैंड साइड का लोअर हिस्सा पीरियोडिक टेबल का, ये जो लोअर लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे बिगर मेटल्स प्रेजेंट है। अरे बिगर मेटल्स है तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे पैक होंगे? सिंपल क्यूबिक मैनर में पैक होंगे। ऐसा हम अंदाज से कह सकते हैं। हमेशा हमारा सही आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा आंसर क्या आएगा? सही आएगा। तो पोलोनियम इसका एग्जांपल है। क्यूबिक का बॉडी सेंटर का एग्जांपल देखो। अब एग्जांपल की तरफ आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये छोटे मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, एब्लॉक मेटल्स, छोटे छोटे मेटल्स हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, बराबर है। उनकी साइज अचानक से कम हो जाती है, इसलिए छोटे छोटे हैं, तो इनकी अरेंजमेंट कैसे होगी? कॉम्पैक्ट होंगी। उनमें वैकेंट स्पेसेस बहुत कम होंगे, और इसलिए उनका अरेंजमेंट कॉम्पैक्ट होगा। तो ट्रांजिशन मेटल जो छोटे छोटे वाले, वो कैसे पैक होंगे? बॉडी सेंटर में। तो देखो कौन से एग्जाम्पल है। आयरन है इसका एग्जाम्पल, रुबिडियम है, सोडियम है, टिटेनियम है, वुल्फ्राम है, यूरेनियम है, जिरकोनियम है। सोडियम ये एस ब्लॉक मेटल है, और ऊपर है इसलिए क्या है? छोटा है साइज में। क्यूबिक फेस सेंटर में देखो, क्यूबिक सिस्टम में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में देखो, अगर आपने एग्जांपल की तरफ गौर किया तो आपको सारे के सारे ये मेटल्स कहाँ दिखाई देंगे? ट्रांजिशन मेटल्स के आखिरी रीजन में। तो ये जो पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन मेटल की 4 लाइंस हैं, तो 4 लाइन में से इस रीजन में आपको क्या दिखाई देंगे? ये मेटल्स दिखाई देंगे।
जैसे जैसे हम ट्रांजिशन मेटल में लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाते हैं तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज कम कम होते जाती है, और साइज जितनी कम होगी उतना अरेंजमेंट मोर एंड मोर कॉम्पैक्ट होता है, और इसलिए उनका पैकिंग एफसीसी में होने का चांसेस ज़्यादा है। तो ट्रांजिशन मेटल जो लास्ट में है वो स्मॉल इन साइज होते हैं और उनकी एफसीसी में पैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए जब आप एफसीसी का एग्जाम्पल देखोगे तो उसमें कौन आएगा? कॉपर डी ब्लॉक का मेटल है, एल्यूमिनियम ये तो पी ब्लॉक का मेटल है, निकेल, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम ये देखो ट्रांजिशन मेटल के आखिरी वाले मेटल्स हैं। एल्यूमिनियम छोड़ दिया तो एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का मेटल है, पी ब्लॉक उसमें और भी एटॉमिक साइज क्या होती है? कम हो जाती है। उसके बाद देखो टेट्रागोनल में, अब टेट्रागोनल यूनिट सेल हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन एक बार सवाल पूछा गया था। तो टेट्रागोनल यूनिट सेल का एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है SnO2, याद रखना पड़ेगा। टेट्रागोनल में बॉडी सेंटर्ड है तो उसमें कौन है? TiO2 एंड CaSO4। तो SnO2 पैक्स इन सिंपल टेट्रागोनल, TiO2 पैक्स इन बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, और उसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कॉपर सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट एंड TiO2 एग्जाम्पल है किसके? बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल के, ठीक है, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल के। अब इसके बाद हम जाएंगे ऑर्थोरोम्बिक में। ये एग्जाम्पल पूछे नहीं जा गए हैं किताब में भी, ऐसे एग्जाम्पल क्यूबिक और हेक्सागोनल यूनिट सेल छोड़ दी तो बाकी किसी के एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे। आपको एग्जाम्पल जो मिलते हैं वो क्यूबिक के और हेक्सागोनल के ही मिलेंगे, वही हमें लर्न करने पड़ेंगे अच्छे से। ऑर्थोरोम्बिक सिंपल यूनिट सेल है, उसमें कौन है भाई? एक ही एग्जाम्पल दिया है, रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर ऑर्थोरोम्बिक में एक ही एग्जाम्पल दिया है, कौन सा? KNO3, लर्न करने के लिए आसान। KNO3 इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोरोम्बिक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एग्जाम्पल है किसका? फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक का, फेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक BaSO4। ऑर्थोरोम्बिक एंड सेंटर में MgSO4.7H2O, एक एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट कौन से मैनर में पैक होता है? फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक में। एंड सॉरी MgSO4.7H2O किस में पैक होता है? एंड सेंटर ऑर्थोरोम्बिक में। BaSO4 किस में पैक होता है? फेस सेंटर में। तो एक एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में हमेशा की तरह एक ही यूनिट सेल है, तो यहाँ पे रोम्बोहेड्रल में कौन है? कैल्साइट, NaNO3 एंड FeCO3। तो कैल्साइट, NaNO3 एंड FeCO3 ये किसका एग्जाम्पल है? रोम्बोहेड्रल का एग्जाम्पल है। तो रोम्बोहेड्रल में एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, सिंपल रोम्बोहेड्रल, कैल्साइट, NaNO3 एंड FeCO3। कैल्साइट यानी CaCO3 को हम कैल्साइट बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, मोनोक्लिनिक में दो अरेंजमेंट पॉसिबल है। सिंपल मोनोक्लिनिक में कौन है? मोनोक्लिनिक सल्फर। सिंपल मोनोक्लिनिक में कौन है? मोनोक्लिनिक सल्फर। एंड एंड सेंटर मोनोक्लिनिक में कौन है? Na2SO4.10H2O, ग्लोबल सॉल्ट, बराबर है। तो Na2SO4.10H2 ये हमारे लिए जाना पहचाना सा एग्जाम्पल है, सोल्यूशन में हमने देखा था। तो Na2SO4.10H2O सोडियम सल्फेट टेट्राहाइड्रेट ये कौन से मैनर में पैक होता है? एंड सेंटर मोनोक्लिनिक में। ट्राइक्लिनिक में कौन सा एग्जाम्पल है? ट्राइक्लिनिक में पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड बोरिक एसिड ये एग्जाम्पल है ट्राइक्लिनिक में। उसके बाद देखिए हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में ढेर सारे एलिमेंट्स, उनके कंपाउंड्स पैक होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ट्रांजिशन मेटल्स बहुत ही छोटे हैं, एकदम लास्ट में, ओ कैसे पैक होते हैं? हेक्सागोनल में पैक होते हैं। देखो हेक्सागोनल यूनिट सेल में एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। जिंक ऑक्साइड एग्जाम्पल है, बेरियम ऑक्साइड एग्जाम्पल है, बेरियम ऑक्साइड नहीं बेरिलियम ऑक्साइड, कोबाल्ट सल्फाइड एंड स्टैनम सल्फाइड। तो ये एग्जाम्पल है, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, कोबाल्ट सल्फाइड एंड स्टैनम सल्फाइड। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो हमारे सिलेबस में क्यूबिक यूनिट सेल एंड हेक्सागोनल यूनिट सेल है, तो इनके एग्जाम्पल जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे और भी ज़्यादा मालूम होते जाएंगे, और वो यूज टू सॉल्व करते करते हमारे लर्न भी हो जाएंगे। उसके लिए हमें कोई अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है बच्चों, ये था कुछ एग्जाम्पल्स। अब इसके बाद हमें जाना है किसके तरफ? नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन वन यूनिट सेल। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होंगे? नंबर ऑफ पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल कितने होंगे एक यूनिट सेल में, वो हमने देखना है, बराबर है। तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट मतलब नंबर ऑफ पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल इन वन यूनिट सेल हमें बताना है।
तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जैसे मैंने बोला तो आपको समझ में आया कि क्यूबिक यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल सिर्फ कहाँ रहेंगे, 8 कॉर्नर पे रहेंगे। 8 कॉर्नर ऑक्यूपाई हो गए कांस्टेंट पार्टिकल से, मतलब 8 पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई, मतलब लैटिस पोजीशंस कितनी ऑक्यूपाइड हो गई, 8। तो इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देयर आर 8 लैटिस पोजीशन एट 8 कॉर्नर्स। समझ में? तो इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देयर आर 8 लैटिस पॉइंट्स। तो ये जो 8 कॉर्नर्स हैं, ये 8 कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, इसलिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में लैटिस साइट, लैटिस पोजीशन, लैटिस पॉइंट कितने हैं, 8 लैटिस पॉइंट है और कहीं पार्टिकल है नहीं। मैं बात करूंगा आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में बच्चों कांस्टेंट पार्टिकल कहाँ होंगे, 8 कॉर्नर पे 8 तो होंगे ही, साथ में हर एक फेस के सेंटर पे एक होगा। तो 8 कॉर्नर के 8, ऊपर वाले फेस का सेंटर, नीचे वाला फेस का सेंटर, पीछे वाला फेस का सेंटर, फ्रंट वाला फेस सेंटर, लेटरल फेस सेंटर। ऐसे कितने, ऊपर वाला नीचे वाला 2, आजू बाजू वाले 2, आगे पीछे वाले 2, मतलब 6 फेस सेंटर पे 6 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। मतलब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी पोजीशंस ऑक्यूपाई हो गई, 8 कॉर्नर एंड 6 फेस सेंटर, मतलब कितने, 14 पोजीशंस ऑक्यूपाई हो गए। इसलिए फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर, ऐसे टोटल कितने हैं, 14 लैटिस पोजीशंस है। देखो मैं लैटिस पोजीशन की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल की बात नहीं कर रहा हूँ। We are talking about the lattice position, means number of position occupied by the constituent particle। बराबर है? तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर ऑक्यूपाई होते हैं, इसलिए 8 लैटिस पॉइंट रहेंगे। फेस सेंटर में 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर, कुल मिला के 14। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पर 8 और बॉडी सेंटर पे 1। क्यूब का बॉडी सेंटर एक ही होता है और इसलिए वहाँ पे लैटिस पोजीशन कितनी होंगी, 8 कॉर्नर के 8 और बॉडी का सेंटर 1, मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ लैटिस पोजीशन कितनी होंगी, 9, 8 कॉर्नर एंड 1 बॉडी सेंटर। तो इस तरह से एक यूनिट सेल में कितनी पोजीशन ऑक्यूपाइड हो गई है बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक एटम, आयन और मॉलिक्यूल, उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ लैटिस पोजीशंस, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट और नंबर ऑफ लैटिस साइड्स। फेस सेंटर टेट्रागोनल यूनिट सेल। अब टेट्रागोनल यूनिट सेल फेस सेंटर तो होती नहीं है, इन्होंने एग्जांपल के तौर पे बोल दिया है, अब उन्होंने बोल दिया तो हम आंसर भी उनके तरफ बोल देंगे। टेट्रागोनल यूनिट सेल में सिंपल और बॉडी सेंटर ये 2 ही पॉसिबल अरेंजमेंट है, लेकिन इन्होंने एक सवाल डाल दिया टेट्रागोनल फेस सेंटर, वो भी अब जैसा सवाल वैसा हमारा आंसर होगा। फेस सेंटर टेट्रागोनल है तो टेट्रागोनल के 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल रहेंगे और हर एक फेस पे कितने रहेंगे, 1-1 पार्टिकल। टेट्रागोनल क्या है, इलोंगेटेड क्यूब ही है, सिर्फ उसकी हाइट हमने बढ़ा दी, 6 फेसेस ही रहेंगे, 6 फेस के 6 फेस सेंटर, मतलब 8 और 6 क्या होंगे, 14। तो यहाँ पे फेस सेंटर टेट्रागोनल यूनिट सेल अगर एग्जिस्ट होती है तो वहाँ पे 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल रहेंगे एंड 6 फेस सेंटर पे 6 पार्टिकल, ऐसे कुल मिला के कितने होंगे, 14 पार्टिकल्स होंगे अगर हमारी यूनिट सेल फेस सेंटर टेट्रागोनल है तो। अब इसी तरह से हम हर एक यूनिट सेल में क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ लैटिस पोजीशन निकाल सकते हैं। अब सारी यूनिट सेल जो है वो क्यूब के जैसे ही शेप की है, सिर्फ डायमेंशन थोड़े से अलग होते हैं, इंटरफेसियल एंगल बदल जाते हैं। सिर्फ हेक्सागोनल यूनिट सेल एकदम से अलग पड़ती है, बाकी सारी यूनिट सेल 6 फेस वाली ही है। तो जब भी कभी कोई यूनिट सेल सिंपल वाली हो हेक्सागोनल छोड़ के, तो कितनी पोजीशन लैटिस पोजीशन बतानी चाहिए, 8 लैटिस पोजीशन बतानी चाहिए। तो इन एनी सिंपल यूनिट सेल अदर देन हेक्सागोनल यूनिट सेल कितने लैटिस पोजीशन होंगे, 8। कोई भी बॉडी सेंटर यूनिट सेल है तो उसमें 8 कॉर्नर पे 8 और बॉडी सेंटर पे 1 पार्टिकल रहेगा, मतलब कितना, 9 पार्टिकल। हेक्सागोनल छोड़ के कोई भी फेस सेंटर यूनिट सेल है तो उसमें कितने लैटिस पोजीशन रहेंगे, 8 कॉर्नर के 8 और 6 फेस सेंटर के 6, मतलब कुल 14, बराबर है। एंड सेंटर यूनिट सेल है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है, समझो कि मोनोक्लिनिक एंड सेंटर है, तो मोनोक्लिनिक एंड सेंटर पे कांस्टेंट पार्टिकल कहाँ है भाई, 8 कॉर्नर पे 8 एंड 2 अपोजिट पैरेलल फेस के सेंटर पे 2, 8 कॉर्नर एंड 2 फेस सेंटर, मतलब कितने, 10। तो एन सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने, 10 पार्टिकल है। सिर्फ वो यूनिट सेल हेक्सागोनल नहीं होनी चाहिए। हेक्सागोनल यूनिट सेल में कितने कांस्टेंट पार्टिकल, कितनी लैटिस पोजीशंस होंगी, तो देखो हेक्सागोनल यूनिट सेल में
हेक्सागोनल यूनिट सेल में 12 कॉर्नर होते हैं, बराबर है, 12 कॉर्नर पे 12 पार्टिकल्स एंड 2 हेक्सागोनल फेस के सेंटर पे, मतलब यहाँ पे 12 और 2 कितने 14। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में अगर आपको लैटिस पोजीशन की संख्या पूछी जाएगी तो 12 कॉर्नर के 12 और 2 एंड सेंटर के, ऐसे कुल मिला के कितने 14 लैटिस पॉइंट्स है, लैटिस पोजीशंस है। तो जहाँ जहाँ कांस्टेंट पार्टिकल्स है उनको हम लैटिस पोजीशन बोलते हैं। और ऐसे लैटिस पोजीशन की संख्या पूछी तो हमें 14 ब्रेवियस लैटिसेस में क्या करते आता है, ब्रेवियस लैटिसेस में 14 पोजीशंस बताते आता है, लैटिस पोजीशंस बताते आते हैं। एक बार हम डायग्राम देख भी सकते हैं, बराबर आहे। तो एकदा आपण डायग्राम पाहून घेऊ म्हणजे तुम्हाला लक्षात येऊन जाईल। तो देखिए भाई, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसके 8 कॉर्नर पर क्या है, 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो इसके 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 पोजीशंस है। बॉडी सेंटर में कितने एयर है, 8 कॉर्नर के 8, और बॉडी सेंटर का एक, फेस सेंटर में 8 कॉर्नर के 8 और हर एक फेस सेंटर का एक, ऐसे 14 है। इसमें कितने 8 है, इसमें कितने 9 है, बॉडी सेंटर में 9 है, बराबर है। आगे जाके सिंपल आर्थोरोम्बिक में 8 है, सिंपल आर्थोरोम्बिक में कितने हैं 8 है। बॉडी सेंटर आर्थोरोम्बिक में 9 है, फेस सेंटर आर्थोरोम्बिक में 8 और 6 14 है, एंड सेंटर आर्थोरोम्बिक में 10 है, रोम्बोहेड्रल सिंपल है तो कितने हैं 8 हैं। तो इस तरह से हम लैटिस पोजीशंस बता सकते हैं। तो आप डायग्राम देख के भी कांस्टेंट पार्टिकल की तरफ देख सकते हैं और लैटिस पोजीशंस बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों, नंबर ऑफ लैटिस पोजीशन इन अ यूनिट सेल एंड वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन इन वन यूनिट सेल ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, ये टोटली डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। जितने लैटिस पोजीशन यूनिट सेल में होंगे उतने के उतने पार्टिकल यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे, ऐसा नहीं रहता। समझो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने आपको लैटिस पोजीशन की संख्या बताई 8, इसका मतलब उस एक यूनिट सेल में 8 पार्टिकल होंगे, ऐसा नहीं है। मैंने आपको एफसीसी यूनिट सेल बताया, 8 कॉर्नर 8 पार्टिकल प्रेजेंट है एंड 6 फेस सेंटर पे 6 पार्टिकल, इसका मतलब वहां पे 14 लैटिस पोजीशन जरूर है लेकिन उसमें 14 कांस्टेंट पार्टिकल्स नहीं रहते। तो हाउ मेनी कांस्टेंट पार्टिकल्स आर देयर एज अ रिजल्टेंट प्रेजेंट पर यूनिट सेल, इसके लिए ये डिटरमाइन करने के लिए, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें हर पोजीशन का क्या देखना पड़ेगा, वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। तो पार्टिकल अगर कॉर्नर पे है तो कितना वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करेगा एक यूनिट सेल में, उसका वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। जो पार्टिकल फेस के सेंटर पे है उसका कितना वॉल्यूम एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट होता है वो देखना पड़ेगा। और ये मालूम रहा हर एक पोजीशन का मुझे अगर वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन मालूम रहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट पर यूनिट सेल बता सकता हूँ। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं बच्चों, कौन सा, वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल एट डिफरेंट लैटिस पॉइंट इन द यूनिट सेल। तो हमें वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन देखना है हर एक लैटिस पोजीशन का, हर एक लैटिस पोजीशन पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन देखना है एक यूनिट सेल में। तो सबसे पहले पार्टिकल एट द कॉर्नर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अब एटम ही हमेशा पार्टिकल होगा ऐसा नहीं है, पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, जो भी है पार्टिकल। हम एटम की जगह पे पार्टिकल बोलेंगे, मतलब उसमें तीनों आ गए। What will be the volume contribution of any particle which is present at the corner of unit cell other than hexagonal unit cell? हेक्सागोनल यूनिट सेल को अभी थोड़ा सा बाजू में ही रख दो क्योंकि वो टोटली अलग है बाकी के यूनिट सेल से। बाकी के सारे यूनिट सेल में 6 फेसेस है, इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ फेसेस की संख्या अलग है, बराबर है। इसलिए हेक्सागोनल यूनिट सेल को हम थोड़ा सा अलग ही रखेंगे और बाकी जो 6 यूनिट सेल है उनको हम एक साथ कंसीडर कर सकते हैं। क्यूबिक बोलो या कोई भी यूनिट सेल बोलो, लेकिन अदर देन हेक्सागोनल यूनिट सेल बोलो। अगर हेक्सागोनल यूनिट सेल छोड़ के कोई भी यूनिट सेल मैं लेता हूं और उसके कॉर्नर पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो उसका वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन कितना है, तो वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल एट कॉर्नर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए बच्चों, ये मैंने आपके सामने क्यूबिक यूनिट सेल का मॉडल ले लिया है। ये क्यूबिक यूनिट सेल है और इसके ये 8 कोने हैं और 8 कोने पर 8 पार्टिकल प्रेजेंट है, लेकिन ये 8 पार्टिकल पूरी तरह से एक यूनिट सेल में प्रेजेंट नहीं है। ये क्यूबिक यूनिट सेल कितने यूनिट सेल के कांटेक्ट में आएगी, बाजू वाले एक, इधर वाले एक, सामने वाले एक, मतलब एक प्लेन में कितनी यूनिट सेल 4, इसके ऊपर एक, बाजू वाले के ऊपर एक, इसके ऊपर एक और इसके ऊपर एक, मतलब एक क्यूबिकल यूनिट सेल का कॉर्नर कितने यूनिट सेल के कांटेक्ट में आता है भाई। तो देखो
तो ये क्यूबिक यूनिट सेल है समझो। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल का एक कॉर्नर जो है वो कितने यूनिट सेल के साथ कॉमन होता है। तो यहाँ पे मैंने ये यूनिट सेल निकाली बाजू वाली, ये पीछे वाली यूनिट सेल निकाली, बराबर है। मतलब ये जो कॉर्नर है, यहाँ पे कॉर्नर पे जो पार्टिकल है वो इस 4 क्यूबिक यूनिट सेल के साथ कॉमन है। साथ में वो ऊपर वाले 4 यूनिट सेल के भी क्या है, कांटेक्ट में है, बाजू वाली और उनके भी पीछे वाले, बराबर है। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल का जो कॉर्नर होता है वो 8 यूनिट सेल में कॉमन होता है, बराबर है। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल का जो कॉर्नर है वो 8 क्यूबिक यूनिट सेल के साथ कॉमन होता है। कैसे? अब ये अलग अलग मॉडल्स है, लेकिन समझो कि ये क्या है, कॉर्नर की पोजीशन देखो। तो ये कॉर्नर इस यूनिट सेल के साथ कॉमन है, ये कॉर्नर इस यूनिट सेल के साथ भी कॉमन में है, बराबर है। इसके साथ भी कॉमन में है, मतलब प्लेन में कितने हो गए, 4। ऊपर वाली यूनिट सेल, इसके ऊपर वाली, इसके ऊपर वाली, इसके ऊपर वाली। मतलब एक क्यूबिक यूनिट सेल का कॉर्नर कितने यूनिट सेल के साथ कॉमन में आता है, 8 यूनिट सेल के कॉमन में आता है। और 8 यूनिट सेल मिलकर एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है कॉर्नर पे। 8 यूनिट सेल मिलकर एक पार्टिकल होता है, तो एक यूनिट सेल में कितना पार्टिकल प्रेजेंट होगा भाई? 8 में 1 है तो 1 में कितना होगा, 1/8। The corner of cubic unit cell is equally shared by 8 adjacent cubic unit cell। मतलब 1 कॉर्नर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होगा वो 8 यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा। एक पार्टिकल 8 यूनिट सेल में प्रेजेंट है तो एक यूनिट सेल में कितना होगा भाई, 8 पार्टिकल। 8 यूनिट सेल में एक पार्टिकल है तो एक यूनिट सेल में कितना पार्टिकल होगा, 1/8। इसलिए particle at corner of the cubic unit cell always contribute its 1/8 volume of the पार्टिकल इन 1 यूनिट सेल। तो जो भी पार्टिकल क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसका एक 1/8 पार्ट जो है वो एक यूनिट सेल के अंदर घुस जाता है, दूसरा 1/8 दूसरे यूनिट सेल में, तीसरा 1/8 तीसरे में, चौथा 1/8 चौथे में, ऐसे 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट हो जाएंगे। 8 1/8 कंबाइन करूंगा तो क्या बनेगा, एक पार्टिकल। मतलब एक लैटिस पोजीशन है एक, लेकिन इसमें पार्टिकल एक प्रेजेंट नहीं है। एक लैटिस पोजीशन पे पार्टिकल कितना प्रेजेंट है, 1/8, बराबर है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर हम कॉर्नर की बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 कॉर्नर इज इक्वली शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल एंड देयरफॉर 1 पार्टिकल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 8 यूनिट सेल। तो 8 यूनिट सेल में एक पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट है तो एक यूनिट सेल में कितना पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1/8। उसका 1/8 वॉल्यूम एक यूनिट सेल में प्रोट्रूड होगा, इंसर्ट होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसलिए कॉर्नर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल पे वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में लैटिस पोजीशन 8 थी, लेकिन नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल कितने होंगे। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर है और 8 कॉर्नर पे 8 1/8 कांस्टेंट पार्टिकल है। 8 1/8 अगर मैं कंबाइन करूंगा तो एज अ रिजल्टेंट फाइनली ऐसा लगेगा कि कितना पार्टिकल प्रेजेंट है, ओनली 1, बराबर है। तो नंबर ऑफ लैटिस पोजीशन मालूम हो, वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन ऑफ गिवन लैटिस पोजीशन मालूम हो तो हम नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट पर यूनिट सेल निकाल सकते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, एज अ रिजल्टेंट 1। 8 1/8 को जोड़ देंगे तो कितना पार्टिकल बनेगा भाई, 1। तो एज अ रिजल्टेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देयर इज ओनली 1 कांस्टेंट पार्टिकल। तो कॉर्नर पे जो भी होगा उसका वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। और ये सारे यूनिट सेल को लागू है एक्सेप्ट हेक्सागोनल यूनिट सेल। दूसरा है वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन एट फेस सेंटर। वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन एट फेस सेंटर देख लेते हैं, उसके पहले बॉडी सेंटर है। अब देखो तो ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में आपको बीच में से दिखाई दे रहा है कि एक येलो कलर का स्फीयर जो है वो कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर ट्रैप हो गया है। तो जो भी पार्टिकल यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट रहेगा तो पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर होगा, उसका वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1। ये टेट्रागोनल बॉडी सेंटर है। टेट्रागोनल बॉडी सेंटर में देखो ये जो बीच वाला पार्टिकल है ये बॉडी के सेंटर में है, तो बॉडी के सेंटर में वो पूरा पार्टिकल है, देखो पूरा का पूरा स्फीयर इस यूनिट सेल के अंदर है, तो उसका वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 100%। वो पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर है। The particle which is present at the body center lie completely within that unit cell and therefore its volume contribution is always 1. The particle which is present at body center lie completely within the unit cell and therefore its volume contribution is always 1.
तो बॉडी सेंटर पे अगर कोई पार्टिकल है तो पूरा का पूरा यूनिट सेल में रहेगा, तो उसका वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन कितना बताएंगे हम? 1 बताएंगे। नेक्स्ट जो है बच्चों एटम एट फेस सेंटर। अब एटम एट फेस सेंटर देखेंगे तो ये देखो ये FCC यूनिट सेल है। यहाँ पे पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है? 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल एंड हर एक फेस के सेंटर पर देखो इस फेस सेंटर पे एक पार्टिकल था और एक फेस यूनिट सेल का कितने यूनिट सेल के साथ शेयर किया जाता है? ये जो फेस है वो सिर्फ एक दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर किया जाता है। मतलब इस फेस सेंटर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो कितने यूनिट सेल में प्रेजेंट है? 2 यूनिट सेल में एक पार्टिकल है, मतलब उसका आधा हिस्सा इस यूनिट सेल में और आधा हिस्सा इस यूनिट सेल में। मतलब द पार्टिकल विच इज प्रेजेंट एट फेस सेंटर ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट्स इट्स हाफ ऑफ वॉल्यूम टू द 1 यूनिट सेल। बराबर है? तो जो भी कोई पार्टिकल फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा तो उसका आधा हिस्सा एक यूनिट सेल में होगा और आधा हिस्सा दूसरे यूनिट सेल में होगा। मतलब वो एक पार्टिकल 2 यूनिट सेल में प्रेजेंट है, 2 यूनिट सेल में एक पार्टिकल तो एक यूनिट सेल में कितना? आधा। इसलिए द वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन एट फेस सेंटर हमेशा कितना रहेगा? हाफ। ऐसे कितने फेस सेंटर है भाई? 6 फेस सेंटर है तो 6 फेस सेंटर मतलब 6 आधे को ज्वाइन करेंगे तो कितने पार्टिकल बनेंगे? 3। अगर मुझे बोला गया कि हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है? 8 कॉर्नर पे 8 कॉर्नर पे वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। तो एक यूनिट सेल में एक कॉर्नर पे 1/8 वॉल्यूम कंट्रीब्यूट होता है। तो ऐसे एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पे 8 1/8 आते हैं, तो 8 1/8 यानी कितना रहे? 1। 6 फेस सेंटर होते हैं, हर एक फेस सेंटर पे वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन कितना होता है? आधा। तो 6 आधे मतलब कितने रहे? 3 पूरे। कंबाइन करेंगे तो कितना? 4। तो FCC यूनिट सेल में नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना बताएंगे हम? 4। 8 कॉर्नर मिलके एक पार्टिकल एंड 6 फेस सेंटर मिला के 3 पार्टिकल, ऐसे टोटल कितने पार्टिकल है? 4। तो इस तरह से हम बच्चों फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट पर यूनिट सेल निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या मालूम चाहिए? वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन। तो कॉर्नर पे वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन 1/8, बॉडी सेंटर पे वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन पूरा, फेस सेंटर पे वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? आधा। बराबर है? तो व्हाट इज द वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन एट फेस सेंटर? आधा। अब बात रहेगी बॉडी सेंटर हो गया, फेस सेंटर हो गया, कॉर्नर भी हो गया। अब हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात करते हैं। हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात करते हैं तो हेक्सागोनल यूनिट सेल का जो कॉर्नर है वो कितने यूनिट सेल के साथ कॉमन आता है भाई? 6 यूनिट सेल के साथ। तो ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है। देखिए हेक्सागोनल यूनिट सेल है तो इसका एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल के साथ कॉमन होगा? एक यूनिट सेल इधर से, एक यूनिट सेल इधर से, 3 प्लेन में और इसके ऊपर 3, मतलब 3 यूनिट सेल एक प्लेन में और उसके ऊपर 3 यूनिट सेल। तो ये कॉर्नर कितने यूनिट सेल में कॉमन आ रहा है? 6। मतलब यहाँ का कांस्टेंट पार्टिकल कितने यूनिट सेल में कॉमन है? 6 यूनिट सेल में। The particle which is present at the corner of hexagonal unit cell is equally shared by 6 hexagonal unit cell. 6 हेक्सागोनल यूनिट सेल में कॉमन होगा तो एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा 6 यूनिट सेल में। तो एक यूनिट सेल में कितना पार्टिकल प्रेजेंट होगा भाई? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें आंसर मिल जाएगा कितना? 1/6। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पर वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन कितना होगा भाई? 1/6, क्योंकि हेक्सागोनल यूनिट सेल का कॉर्नर जो है वो 6 यूनिट सेल में कॉमन आता है। हम डायग्राम निकाल भी सकते हैं लेकिन वो अगेन क्या होगी? 2D होगी, समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। तो देखो ये कॉर्नर है, नीचे एक प्लेन में कितने यूनिट सेल के साथ कॉमन है? 3, और इसके ऊपर कितनी होंगी भाई? 3 दूसरी यूनिट सेल होंगी। तो ये जो कॉर्नर है कितने यूनिट सेल के साथ कॉमन है? 6 यूनिट सेल के साथ कॉमन है। मतलब 1 पार्टिकल इज प्रेजेंट इन 6 यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में कितना पार्टिकल प्रेजेंट होगा? 6 में 1, तो 1 में कितना? 1/6। इसलिए वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन एट द कॉर्नर ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल इज 1/6। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो सिंपल, बाकी कोई भी यूनिट सेल रही, कॉर्नर पे 1/8, बॉडी सेंटर पे पूरा 1, कोई भी यूनिट सेल हो पूरा 1, फेस सेंटर पे हमेशा आधा, कोई भी यूनिट सेल हो। हेक्सागोनल के कॉर्नर पे के बात करेंगे हम तो कितना होगा वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन? 1/6। तो बच्चों आज हम यहीं रुक जाते हैं और कल देखेंगे नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट पर यूनिट सेल जस्ट बाय नोइंग द वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन एट ईच पोजीशन। कल हम और प्रैक्टिस करेंगे और आपको और भी आसानी से नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल निकाल देंगे। तब तक रुकते बच्चों, थैंक यू।